नेचुरल राइट वो राइट होता है जो बिना किसी मांग के व्यक्ति को मिले, नेचर से लेकर आता है। जैसे सपोज दैट कि राइट is the social condition human development is the social condition for इस राइट की ओरिजिन कैसे होती है? डिमांड ऑफ मैन, सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक, ओरिजिन यही है। जैसे आप अपने डेवलपमेंट कर डिमांड किया होगा घर में तो कोचिंग करा दो, आपकी डिमांड आपके फैमिली ने लिया, कोचिंग में एडमिशन करने की परिस्थिति मिल गई कि नहीं? ये राइट है। बट राइट टू लाइफ मांगे नहीं है, मिला है। छोड़ दो, अभी हम सिर्फ प्राकृतिक अधिकार की मीनिंग बता रहे हैं कि नेचुरल राइट वह अधिकार होता है जो बिना किसी मांग के व्यक्ति को स्वतः मिल जाता है। कि नेचुरल राइट में यह प्रोसेस नहीं। क्लियर? अब तो जिन अधिकारों की विदाउट डिमांड होती है उन राइट को हम नेचुरल राइट कहते हैं। उन राइट्स को हम नेचुरल राइट कहते हैं जो बिना किसी डिमांड किया जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन अधिकारों को व्यक्ति बिना किसी मांग के या बिना किसी डिमांड के लेता है, ग्रहण करता है, या एक तरीके से यह भी कहा जाए कि वो प्रकृति से प्राप्त किया हो, नेचर से लेकर आता। क्योंकि जीवन न तो हमारे माता पिता ने दिया है, जीवन न तो हमारे सोसाइटी ने दिया है, जीवन हमारे राज्य ने नहीं दिया, बल्कि नेचर ने दिया है। ठीक है, तो अगर जीवन नेचर ने दिया है तो लेने का भी अधिकार उसी के पास है। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं एक कहूं कि जो अधिकार राज्य देती है, जो अधिकार आपको राज्य देता है, उन अधिकारों को ये स्पेशल कंडीशन पर छीन भी सकती है इन द इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक, लेकिन जब वह अधिकार दिया ही नहीं तो छीनने का अधिकार कैसे? लाइफ राज्य ने नहीं दिया है, नेचर ने दिया है। तो अगर राइट राज्य दिया है, नहीं दिया है, तो राज्य भी किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। तो अगर अधिकार एंड मीन्स राइट टू लाइफ वही है जो अन्य अधिकारों मीन्स कि प्राकृतिक अधिकार का मतलब हो गया कि वे अधिकार जिसकी उत्पत्ति या जिसकी ओरिजिन इस मेथड से हो जो बिना किसी मांग के व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ठीक, प्रकृति से, नेचर से। अब प्रकृति का मतलब गॉड भी है, ईश्वर भी है, जिसको भी हम मान लें। ठीक, अब इस नेचुरल राइट की का सपोर्ट लॉ करता है। नेचुरल राइट का सपोर्ट
लॉक करता है। और लॉक नेचुरल लाइट को 3 प्रकार का नेचुरल लाइट डिफाइन करता है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। बट इंपॉर्टेंस right to property, right to life and right to liberty included in right to property, यानी मीन्स कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। और अगर ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं तो ये तीनों प्राकृतिक अधिकारों को इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों में लॉक राइट टू प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देता है। कहता है कि व्यक्ति के पास जितने भी प्राकृतिक अधिकार हैं उन सभी प्राकृतिक अधिकारों में ठीक संपत्ति का अधिकार है। ठीक, अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज इक्वल टू राइट टू लाइफ प्लस राइट टू लिबर्टी। ठीक, अब लाइफ कैसे नेचुरल, कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ करने की स्वतंत्रता है। अब जब ये कंसेप्ट दे दिया तो डिफाइन करता है कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? हाँ, ओनरशिप। तो यहां पर है कि नेचुरल गुड्स प्लस लेबर, यानी इंडिविजुअल लेबर, व्यक्तिगत श्रम, यानी किसी भी वस्तु में अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत श्रम को मिला देता है तो जो चीज ओरिजिन करेगी, जिस चीज की उत्पत्ति होगी, वही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है। ठीक, यानी मीन्स की प्रॉपर्टी। अब सिर्फ यहां पर यह लेबर यानी श्रम डिफाइन करता है कि वस्तु का मूल्य क्या होगा। जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक श्रम लगेगा उस वस्तु की प्राइस अधिक होगी। ठीक, जिस वस्तु की उत्पादन में समय लगेगा उस वस्तु का प्राइस कम होगी। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन बताया था कि अगर टेलर के पास जाए तो उसके पास तमाम डिजाइनिंग कपड़े को अगर स्टिचिंग कराएं तो पैसा ज्यादा लगता है। नॉर्मल ड्रेस का अगर स्टिचिंग कराते हैं तो नॉर्मल पैसा लेता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग कराएंगे तो उसका समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा लगेगा तो इसलिए कहता है, लॉक कहता है कि सिर्फ की उत्पत्ति में ही व्यक्तिगत श्रम की जरूरत नहीं है, बल्कि उस वस्तु के मूल्य में श्रम का रोल है। और अगर उस श्रम से, उस लेबर से प्राइस डिसाइड होती है। ठीक, अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट तो क्या ये अनलिमिटेड है? क्या अनलिमिटेड है? यानी मीन्स अगर ये प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार क्या व्यक्ति को अनलिमिटेड रूप में देता है? नहीं, तो लिमिटेड करता है। कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना कि वह उसकी आवश्यकता हो।
अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखता है तो मिसयूज होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखता है तो वह मिसयूज होगा। अब अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का मिसयूज करता है, कोई व्यक्ति अगर संपत्ति का मिसयूज कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? अगर कोई व्यक्ति अगर ये प्रॉपर्टी अनलिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड दे दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, मिसयूज, जिसके पास कैपेबिलिटी अधिक होगी वह अधिक संपत्ति ग्रहण करेगा, और जब अधिक संपत्ति ग्रहण करेगा तो क्या होगा? अगर ये अनलिमिटेड हो गया तो दूसरे व्यक्ति के नेचुरल राइट सस्पेंड होंगे। संपत्ति मत बोलिए यहां पर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने लोग को रोक दिया हूं। प्रॉपर्टी एज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट, प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट। अगर किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो गई तो वह दूसरे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल उतनी ही संपत्ति रखे जितनी की आवश्यकता है। इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को ग्रहण करने के बाद दूसरे की संपत्ति का, दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। अब क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक अवस्था कोऑपरेटिव भी थी, प्राकृतिक अवस्था कोऑपरेटिव भी है, पीसफुल भी है, कोऑपरेशन भी है, और व्यक्ति के पास नेचुरल राइट भी है। इतनी अच्छी अवस्था जिसमें व्यक्ति कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिला जुला है, कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है, शांति है, तो क्या जरूरत थी स्टेट फॉर्मेशन करने की? एक क्वेश्चन तो राइज हो गया ना। देयर आर टू लिमिटेशन या वीकनेस इन नेचुरल स्टेट। देयर इज नो यूनिवर्सल डिफिनीशन इन नेचुरल लॉ। यानी मीन्स कि प्राकृतिक कानून का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं थी। हर व्यक्ति अपने विवेक से प्राकृतिक कानून को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉक मैन इज द रेशनल एनिमल। व्यक्ति क्या है? विवेकशील है, ठीक। और दूसरा, अब्सेंस इन जुडिशियरी, यानी मीन्स कि जब हर व्यक्ति अपने ढंग से प्राकृतिक कानून को डिफाइन करेगा तो प्राकृतिक कानून का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं आएगा। और जब प्राकृतिक कानून का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं आएगा तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि प्राकृतिक कानून की स्थिति में, प्राकृतिक कानून की सिचुएशन में अलग अलग डेफिनेशन, संपत्ति को कोई अलग ढंग से डिफाइन करेगा, इसको कोई अलग ढंग से डिफाइन करेगा, लिबर्टी को कोई अलग ढंग से डिफाइन करेगा, लाइफ को कोई अलग ढंग से डिफाइन करेगा। और ऐसी स्थिति में एक ही नेचुरल लॉ लोगों के लिए कहेगा कि मैं अपने ढंग से इसको डिफाइन कर रहा हूं, तो दूसरे के लिए वो नेचुरल लॉ टूटेगा। अब उसमें क्या है कि कितना पनिशमेंट देना है, कितना नहीं देना है, ये सिस्टम है। इन्हीं दो कमियों को लेकर लॉक ने इस सामाजिक अवस्था से, यानी प्राकृतिक अवस्था से निकलने और निकलकर एक राजनीतिक समाज यानी पॉलिटिकल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक। तो बट कॉन्ट्रैक्ट बेस, दैट इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक।
बस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पॉलिटिकल थिंकर में कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट है। बार्कर कहता है कि लॉक के थियरी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट वाहन एंड सेबाइन कहते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेबाइन, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन टू मैन एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी। यानी पहला समझ, वाहन और सेबाइन कहते हैं कि लॉक के राजनीतिक दर्शन में दो समझौते हैं। फर्स्ट व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है, और यह भी सही है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होने के पीछे रीजन क्या है? हम प्राकृतिक अवस्था में, नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी में, तो जब तक हम सभी लोगों से सहमति नहीं प्राप्त करेंगे कि हम नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी में जाना चाहते हैं, जब तक सभी लोगों से सहमत कैसे हम जाएंगे? एक सिचुएशन तो ये है। तो पहली बात कि व्यक्ति, फर्स्ट कॉन्टेक्ट है व्यक्ति, मैन टू मैन, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी। एंड सेकेंड, सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट गवर्नमेंट भी हो गई। अब जब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट गवर्नमेंट भी हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर भी है और सिविल सोसाइटी के ऊपर, एंड दैट गवर्नमेंट आर लिमिटेड। ठीक, ये चीजें हो गई। अब पोजीशन क्या है कि पोजीशन सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल लाइट। अब सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल लाइट का मतलब क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट कहे सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल लाइट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा। इसी क्वेश्चन को बोल देगा सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह क्वेश्चन भी पूछेगा। ये कोई मत समझिएगा किससे प्राकृतिक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य, लॉक के अकॉर्डिंग राज्य की स्थापना, ठीक, राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है या संपत्ति के अधिकार, तो दोनों की सुरक्षा करना। लेकिन प्राकृतिक अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट कौन है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस कहता है कि कमांडर ऑफ आर्मी, एक विचार कि कमांडर ऑफ आर्मी किसी भी सैनिक को डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करने को लेकर वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन इकोनॉमिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता। यानी अगर सेनापति कोई सेना अनुशासन, सैनिक अनुशासन भंग करता है तो उसे मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन इकोनॉमिकल पनिशमेंट यानी अर्थदंड नहीं दे सकता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मृत्युदंड दे सकता है लेकिन अर्थदंड नहीं दे सकता, क्योंकि अब अगर प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है तो जिस व्यक्ति का जीवन है उस जीवन पर उसी का स्वामित्व है या उसकी संपत्ति हो गई, ठीक, यह उसकी संपत्ति हो गई ना भाई। हमारा जीवन है यह, और इस जीवन को जैसा चाहे वैसा हम यूज कर, ये स्वतंत्रता हो गई, ठीक। ये सबसे, इसलिए सेबाइन एक क्रिटिसिज्म करता है लॉक के थियरी का कि लॉक अनुभववादी थिंकर है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन वह अपने बुद्धिवाद से या अपनी बुद्धि से तो कर लिया, लेकिन अनुभव में प्रूफ नहीं कर पाया। सेबाइन क्रिटिसिज्म करता है कि प्राकृतिक अधिकार का थियरी यानी नेचुरल राइट की थियरी इंपॉर्टेंट थियरी है, यह उसकी बुद्धि योगदान है और ये सबसे बड़ा योगदान है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, लेकिन अनुभव कहां है इसका?
जबकि नॉलेज का सोर्स लॉक के अकॉर्डिंग क्या है? एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और अनुभव दिखाता नहीं है। फिर भी लॉक की महानता इतनी है कि प्रत्येक देश के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सभी कंट्री स्टेट का फॉर्मेशन, सरकार की स्थापना केवल इसलिए करते हैं कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा हो सके। जितने भी राज्य, और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि लॉक के थियरी का इंपैक्ट अमेरिकी क्रांति पर पड़ता है, अमेरिकी संविधान पर पड़ता है, और रूसों के विचारों का प्रभाव फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर पड़ता है। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई बात। चलिए